जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्षारण और एक और वीडियो है बाकी उसके बाद में ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण आपका खत्म होने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर जो है ना एक एक करके जितने भी अभ्यास वाला है और एक्सरसाइज वाला है इस सभी क्वेश्चन हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं संक्षारण क्या है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है एक फिक्स है। तो क्या है संक्षारण? डिफिनेशन दिखाई दे रहा है कि संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण में क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो धातुएं होती है वे ऑक्सीजन, नमी या अम्ल, ऑक्सीजन, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय मतलब होता है बेकार, जिसे हम लोग नहीं चाहते हैं वैसे पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं जो होती है नमी या यहां पर कर लीजिएगा या नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करता है, अवांछनीय पदार्थ का क्या, अवांछनीय मतलब जिसे हम लोग नहीं चाहते हैं, जिसे हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मेरे जो लोहा का जो किवाड़ है उसमें जंग लग जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पेंट कर देते हैं। तो ये जंग लगना जो क्या है, ये क्या है, एक संक्षारण। उसमें क्या होता है, ये लोहा संक्षारित होता है, मतलब लोहा धीरे 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 जंग लगने के बाद क्या होता है, खत्म। अब जंग कैसे लगता है, ऑक्सीजन, नमी और पानी के चलते क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक है, तो लोहा में जंग लगना। और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से ये भी संपर्क में आता है तो एक परत का लेयर बन जाता है, जो एनसीईआरटी का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो उसे हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां पर बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, संक्षारण अभिक्रिया। और संक्षारण अभिक्रिया जो है ना, संक्षारण भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। संक्षारण भी क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एमजीओ जब बन रहा है तो कैसे बनेगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, एमजीओ। तो ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई भी अभिक्रिया जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, क्योंकि एक का उपचयन और दूसरा का क्या होता है, अपचयन। तो उपचयन और अपचयन जो होता है साथ साथ होता है, इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये भी क्या है, रेडॉक्स, मतलब कि संक्षारण भी क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसे एक बार नोट कीजिए। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं और आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब ये एक पॉइंट है, विकृत गंधिता क्या होता है। इसे मिटाते हैं और आगे देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होता है, ध्यान समझिए। डिफिनेशन आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, बोल देते हैं। ठीक है, क्या है विकृत गंधिता? तो देखिए, जो हमारे घर में खाना बनता है तो उसमें क्या होता है, तेल रहता है, वसा। तेल और वसा दोनों एक ही, तेलीय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, वसा। तो जो खाना होता है, मतलब कि तेल एवं वसा से बने खाद्य पदार्थों में, तेल एवं वसा से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण, किसके कारण, उपचयन की क्रिया के कारण उसमें क्या होता है, अरुचिकर गंध, मतलब एकदम खराब क्या होता है, बेकार गंध में उत्पन्न होने लगता है। और अरुचिकर गंध उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, मतलब तेल एवं वसा से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण उसमें अरुचिकर गंध उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, लिख देते हैं ताकि आप लोग आसानी से उतार लीजिएगा क्या है। तो तेल या
वसा, तेल या वसा से बने खाद्य पदार्थों में, तेल या वसा से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन के क्रिया के कारण, उपचयन क्रिया के कारण उसमें अरुचिकर गंध या स्वाद का उत्पन्न होना। ठीक है, उपचयन क्रिया के कारण क्या होता है, उसमें अरुचिकर स्वाद, मतलब अरुचि, रुचि नहीं एकदम बेकार। ठीक है, तो ये क्या है, विकृत गंधता। अब यहाँ पर लिखे हैं उपचयन की क्रिया के कारण, मतलब इसमें ऑक्सीजन का शामिल होना। किसके कारण, ऑक्सीजन का शामिल होना। ऑक्सीजन अगर क्या होगा, शामिल होगा। अच्छा देखिएगा, जो भोजन हम लोग रखते हैं उसमें ऑक्सीजन के संपर्क में अच्छा फ्रिज में कभी रखते हैं तो भोजन खराब होता है नहीं, क्योंकि बाहरी ऑक्सीजन जो है उसमें प्रवेश नहीं करता है। मतलब हम लोग फ्रिज का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि भोजन जो उपचयन क्रिया हो रहा है उसमें, जो उपचयन क्रिया के कारण जो है, उपचयन क्रिया के कारण क्या होता है, उपचयन क्रिया रुक जाता है, और रुकने के कारण क्या होता है, ये जो भोजन जो है फ्रिज में खराब नहीं होता है। तो हम यहाँ पर उपचयन की क्रिया, मतलब कि उपचयन की क्रिया को हम लोग कुछ सामान्य विधि या प्रति उपचायक, यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट, वो क्या देखिए, मतलब कि अब उपचयन की क्रिया के कारण क्या हो रहा है, भोजन खराब हो जा रहा है, किसके कारण, उपचयन। तब हम उपचयन को क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। और कैसे रुकता है, तो उपचयन को कुछ सामान्य विधि में यहाँ पर हम लोग फ्रिज यूज करेंगे। फ्रिज में हम लोग भोजन या कुछ पदार्थ रखते हैं तो उसे जल्दी खराब होने नहीं देता है। तो उपचयन को हम लोग कुछ सामान्य विधि या प्रति उपचायक, ठीक है, इधर या प्रति उपचायक, इसे एंटी ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अपचयन को कुछ सामान्य विधि या प्रति उपचायक से उपचयन की क्रिया को रोका या कम किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब किसके कारण भोजन खराब हो रहा है, तो उपचयन के कारण। तो हम लोग उपचयन को कैसे रोक सकते हैं, तो हम लोग कुछ सामान्य विधि जैसे फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, ठंडे जगह पर रखेंगे तो करेंगे अच्छे से, ताकि उसमें ऑक्सीजन संपर्क ना हो। या प्रति उपचायक से उपचयन की क्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, उपचयन सामान्य विधि में तो हम लोग देख लिए कि फ्रिज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रति उपचायक क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रति उपचायक को समझते हैं। प्रति उपचायक क्या है, प्रति उपचायक, ठीक है, प्रति उपचायक क्या है। ठीक है, तो प्रति उपचायक एक पदार्थ है, क्या है, एक पदार्थ है जो किसी पदार्थ में जो मिला देते हैं कम मात्रा में ना, तो उपचयन की क्रिया को क्या करता है, रोक देता है, मतलब ऑक्सीजन का विरोध कर देता है। प्रति उपचायक क्या करता है, प्रति उपचायक एक पदार्थ है, क्या है, एक पदार्थ। अच्छा, BHA एक है पदार्थ, BHA, इसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल बोलते हैं, ब्यूटिलेटेड
हाइड्रोक्सी एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल। ठीक है, तो ये एक पदार्थ है जिसे हम लोग प्रतिउपचायक बोलते हैं। ये क्या करता है, जिस पदार्थ जो खराब होने वाला है उसमें हम अगर थोड़ा सा कम मात्रा, जैसे दवाई यूज करते हैं ना उस तरह से अगर उसमें रख देते हैं तो क्या करता है, ऑक्सीजन उसमें जो परिवेश होता है उसको विरोध कर देता है, उसको रोक देता है। जब ऑक्सीजन ही रुक जाएगा तो उपचयन की क्रिया नहीं होगा, और जब उपचयन की क्रिया नहीं होगा तो भोजन दुर्गंधित नहीं होगा, खराब नहीं होगा, उसमें से बेकार गंध नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर विकृत गंधिता अच्छी तरह से समझे हैं कि तेल और वसा से बने खाद्य पदार्थों में क्या होता है कि उपचयन की क्रिया के कारण उसमें अरुचिकर गंध या स्वाद का उत्पन्न हो जाता है। अब उपचयन की क्रिया के कारण हो जाता है, तो हम लोग देखें कि उपचयन को कैसे रोका जा सकता है। तो हम लोग सामान्य विधि या प्रतिउपचायक से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं या थोड़ा सा रोक सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सामान्य विधि तो समझ लिए, अब प्रतिउपचायक एक शब्द आया था, प्रतिउपचायक को हम लोग समझ लिए कि प्रतिउपचायक क्या है, एक पदार्थ है। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो प्रतिउपचायक एक ऐसे यौगिक या पदार्थ है जो कम मात्रा में किसी पदार्थ में मिला देना, जिस तरह बोल रहे हैं ना उसी तरह लिख देना है। ठीक है, अगर प्रतिउपचायक का कोई डिफिनेशन पूछे या आपको लिखना है तो किस तरह लिख सकते हैं, प्रतिउपचायक एक ऐसे यौगिक है जो कम मात्रा में किसी पदार्थ में मिला देने से उस पदार्थ में ऑक्सीजन का विरोध कर देता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन पढ़ेंगे एवं अगले लेक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।